सिंध की तहरीक मिजाजन जो कैनाल की तहरीक कामरेड नासिर मंसूर साहब वैसे तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेबर यूनियन, एक लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान में मशहूर हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से एक डिक्लाइन है कामरेड लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स का आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सिविल यूनियन। नहीं मतलब मैं वैसे में बात कर हाँ हाँ तो वैसे ही मेरा यही था कि हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्या है मतलब लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स समझ लें, मतलब हम तो देख रहे हैं जो रोमांस हमने देखा यूएसएसआर वाले ज़माने में 1980s से जो देखते आ रहे हैं, और आप भी काम करते हुए आ रहे हैं मतलब वो जो फ़र्द हारी तंजीमों में लेबर यूनियन से लेके लेफ्टिस्ट सारी तंजीमें आपने जो है ना वो करी हैं। तो क्या देख रहे हैं आज के दौर का कंपैरिजन वो द रोमांस ऑफ द 80s, व्हाट द डिफरेंस यू हैव नाउ यार इन योर असल माइंड? में हम सब उसी रोमांस के बच्चे हैं, पैदा हुए हैं हम। और लेकिन हम एक बदकिस्मत नस्ल भी हैं, हाँ इस लिहाज से कि हमने रोमांस भी देखा, सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट ब्लॉक का और सोशलिस्ट मूवमेंट का हमने अरूज भी देखा, और हमारी आंखों के सामने हमने उसका डिबैकल और उसका जवाल भी देखा। ये हमारा जो दुख है वो शायद कोई और नस्ल ये वाला दुख समझ नहीं सकती हाँ कि जो नई नस्ल है उन्होंने सिर्फ सुना है। हम उस सारे इरा में से गुजरे हैं सही कि एक वक्त में हम ये लगता था कि पूरी दुनिया में सोशलिज़म जो है ये ट्रम्प कर जाएगा, फतह याब हो जाएगा। सारे सोशलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा जो था 22-23% था। तो उस वक्त जो है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर सोशलिस्ट ब्लॉक हुई तो सोवियत यूनियन वो डिटरमिन करता था। तो हमारे जहन में ये था कि ये जो प्रोस्टेका जो बता रहे थे, प्रोस्टेका और ये ग्लासनास के नतीजे में ये इकोनॉमी जो है सोशलिस्ट ब्लॉक की जो है ये डबल हो जाएगी अगले 10 सालों में। तो जो अगर 24% पे हम जो है पूरी दुनिया में हमारी बात को सुना जाता है और हमारे बगैर दुनिया की पॉलिटिक्स तय नहीं होती, तो जब अगर 40 या 45% हो जाएगा तो हम पूरी दुनिया के ऊपर ये कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। लेकिन नहीं हो पाया वो, और उसकी बहुत सारी तौजीहात हैं। और सोवियत यूनियन का डिबेकल, सोशलिस्ट ब्लॉक का डिबेकल, वो उसने ओवरऑल पूरे सिस्टम को जो है वो कोलैप्स कर दिया। तो दो तरह से कोलैप्स हुआ है। एक कोलैप्स हुआ जर्क के साथ यकदम, वो सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट ब्लॉक का ईस्टर्न यूरोप का था। और दूसरा जो है वो बतदरीज हुआ, और वो एक कम शॉकिंग था, वो चाइना का था। और जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस इतना ख़तरनाक था, लेकिन चाइना के उस सिस्टम के अंदर आ जाने की वजह से एक किस्म से जो उबलता हुआ पानी था उसमें बर्फ़ गिरी, तो एक बहुत बड़ा जो एक आबादी थी, 1 अरब से ज़्यादा की आबादी, वो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर आ गई और वो उनका मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया।
और जो चीज़ जो है यूरोप, अमेरिका, बाकी जगहों पे अगर $10 की बनती थी तो उन्होंने $1 की बना के दी। तो एक नया इनपुट जो है कैपिटलिज्म को मिला और वो अभी तक वो मौजूद है। तो डिबेकल की बहुत सारी रीजनिंग है। एक मैं ये समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन वो तो ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि पार्टियाँ जो थीं वो उनका लोगों के साथ जो था वो राब्ता ख़त्म हो गया था। अच्छा। और लोगों को ये बता दिया गया था, लगता है ऐसे कि डॉक्ट्राइन हो गए थे लोग कि जो पार्टी करेगी ठीक ही करेगी। तो आप ये देखिए अमूमी तौर पे सोवियत यूनियन में कोई लोगों का रिवॉल्ट नहीं था, लोग नहीं निकले थे सिस्टम के खिलाफ, वो पार्टी ने खुद जो है उसको अबेंडन किया। पार्टी की सेंट्रल कमेटी, पार्टी का जो रशियन पार्टी का बोरिस येल्सन था वो जनरल सेक्रेटरी था, पार्टी के पोलिट ब्यूरो के लोग, उन्होंने विड्रॉल किया और उन्होंने उस सिस्टम को क्लैप्स अच्छा, करने की मैं तरफ हमेशा लेके ये गए। कंफ्यूज रहता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो जैसे पिंडी का वो हाँ साजिश केस, कंस्पिरेसी केस से लेके हम थोड़ा शुरू करते हैं। मैं जब देखता हूँ ना 67 में पीपल्स पार्टी बनती है, तो मेजर जो उसका जंक है उसमें लेफ्टिस्ट का एक हिस्सा। तो फिर जब फिर एमआरडी के मूवमेंट में देखते हैं, फिर भी वहाँ पे भी एक बड़ा, हाँ फिर 90s के बाद फिर हम देखते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के यहाँ कुछ जो राइटर्स का जो हिस्सा है, जाम साकी तो पहले ही आ चुके थे वहाँ पे, मतलब उसमें। हाँ, तो हम देखते हैं कि जो पावर पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, या इवन जो पावर कॉरिडोर्स वाली जो सियासत करने वाली जो जमातें हैं, उन्होंने जो है इनको इंस्पायर किया, या एक बना बनाया एक स्ट्रगलिंग जो क्लास था उनको मिल गया, एक पका पकाया जो एक क्लास था उन्होंने अपने उसमें ले देखिए, लिया। अगर मसला ये कि जब हम ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हिस्ट्री पे बात करते हैं, थोड़ा सा माजी में हमें जाना पड़ता है, तभी जाके हम जो है मुस्तकबिल या जो कुछ हो रहा है उसको समझ सकते हैं। देखिए, ये जो आपने रावलपिंडी साजिश केस कहा था ना, इसमें पूरी सेंट्रल कमेटी भी पकड़ी गई, पार्टी पे पाबंदी जो उससे पहले लगी, पार्टी पे पाबंदी लगी, सारी लीडरशिप गिरफ्तार हो गई। ये डिबेकल में मैं ज़ाती तौर पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं मतलब एक एक पॉइंट ऑफ एक व्यू पॉइंट जहाँ, ऑफ व्यू है हाँ। मेरा। मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं इनकलाबी हूँ, मैं अब भी उस नज़रिए पे कायम हूँ, लेकिन ये कि हमारी सब्जेक्टिव गलतियाँ, मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि जब ये लोग बाहर निकले, जब कॉन्स्पिरेसी का और ये केस सारा ख़त्म हुआ और लोग रिहा हुए, पार्टी की सारी लीडरशिप, सेंट्रल कमेटी के लोगों ने फिर दोबारा पॉलिटिक्स नहीं की। रीजन क्या था उसका पीछे? ये एक बहुत बड़ा सवाल हाँ। है, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको देखना चाहिए कि हमारे सज्जाद ज़हीर साहब इंडिया चले गए, सिप्ती हसन साहब और बाकी एरिक सप्रीन और ये सब लोग जो हैं, सोबो ज्ञान चंदानी, ये सारे लोग जो हैं, ये सब के सब जो दीगर काम किए एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे, में चले गए ओके, वो। और बहुत हाँ, सारे काम किए और हाँ। बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ये कि जो उस वक्त ज़रूरत थी कि पॉलिटिक्स में रहते, पार्टी में रहते, अगर पार्टी पाबंदी थी, जैसा नेशनल अवामी पार्टी में लोग गए, आप एक्टिव होते, अपना रोल प्ले करते। एक शख्स सेंट्रल कमेटी का जिसने दोबारा आके पॉलिटिक्स की, वो एक ही आदमी था और मैं उनका बहुत एहतराम करता, वो सियार असलम साहब थे, जिन्होंने आके सोशलिस्ट पार्टी 70s में फिर बनाई और वो नेशनल अवामी पार्टी में काम करते रहे। नेशनल अवामी पार्टी में डिवीजन हुआ तो एक सोवियत यूनियन और चाइना का जो हुआ 60s का, 62 में हुआ तो पार्टियां पूरी दुनिया में डिवाइड हुई। इंडिया में भी CPIM बनी और CPI, दोनों अलग अलग, मॉस्को नवाज और पेकिंग नवाज। पाकिस्तान में भी हुआ, माओइस्ट और प्रो रशिया हो गए। तो जो माओइस्ट थे, जो आपने बात की, वो भुट्टो साहब के साथ गए। जो प्रो सोवियत थे, वो सारे पार्टी के अंदर एज ए फ्रंट के तौर पे नेशनल अवामी में पार्टी में काम करते रहे। नेशनल अवामी पार्टी जिसमें वली खान और ये सब लोग, बड़े बड़े सारे लोग थे। और बाद में नेशनल अवामी पार्टी भी 2 हिस्सों में डिवाइड हुई। तो एक माओइस्ट ग्रुप बन गया जिसको प्रो पीकिंग कहते हैं, जिसमें जो मौलाना बाशानी जिनको करते थे, और दूसरा वली खान का, वो अलग हो गया। वो किसके उससे वो वली खान के साथ थे। अच्छा। वली, और तो जो प्रो सोवियत ग्रुप था वो उधर कम्युनिस्टों का चला गया और जो प्रो माओइस्ट थे वो इस ग्रुप के अंदर काम करते रहे। फिर इंटरनली अंडरग्राउंड पार्टियां, वो कहते हैं हिस्ट्री में, अपने सारे लोग कहते हैं हमारी पार्टी है वो पार्टी, लेकिन वो छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो अंडरग्राउंड पार्टी के अंदर काम करते रहे। वो फिर आके 1985 के अंदर जब जुनेजो साहब आए तो उन्होंने पार्टी पे पाबंदी हटाई कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी और सारी पार्टियां जो ओपनली काम कर सकती हैं। तो ये डिबेकल जो है पार्टियां का पाकिस्तान के अंदर, ये ग्रेजुअली और ये हुआ है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम अक्सर नहीं कहते, वो जो ये पार्टीशन हुआ, ये मज़हब की बुनियाद पे हुआ। यहाँ पे जो पार्टी थी उसमें बहुत सारा हिस्सा कैडर का जो था वो हिंदुओं और सिखों पर मुश्तमिल था। अच्छा, जो वो थे, मूवमेंट के अंदर थे और वो सारा वो माइग्रेट किया।
अच्छा, उनकी जगह पे जो लोग आए, कुछ तो जैसे सज्जाद ज़हीर और ये कम्युनिस्ट तो आए, ये तो आए, लेकिन बाकी बहुत बड़ी खेप जो आई, जो यहाँ माइग्रेट होके आई, वो मज़हब से इन्फ्लेक्ट थे और मज़हबी वायरस साथ लेके आए। तो उनके अंदर बहुत अरसे तक यह रहा कि मज़हब है, ये पाकिस्तान है, दो कौमी नज़रिया और ये सारा। फिर ये कि जो पैसे वाले लोग थे या जो अपॉर्चुनिस्ट थे, वो क्लेम्स के चक्कर में रहे। आप सिंध में सारा देखिए या पंजाब में पावर के देखें, उसमें थे लोगों हाँ। को प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा, ज़मीनों पे कब्ज़ा, इसके अंदर रहे। तो वो सारे मूवमेंट के अंदर सिंध का तो बहुत ज़्यादा, सिंध और पंजाब के साथ तो जो पार्टीशन का जुल्म हुआ, उसका जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर कल्चर था, वो जो हम ये सिंध का भी कहते हैं डेमोक्रेटिक और सेकुलर कल्चर है, ये वो हिंदुओं उनकी वजह से था, अर्बन मर्केंटाइन क्लास की वजह से था। वो जब निकल के गए, उनकी जगह शहरों में जो लोग आए, शहरों में आए, वो लोग जो थे वो मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा वो थे। इसलिए आप देखें शहरों की सिंध की पॉलिटिक्स जो है रिलीजियस रही बहुत वक्त तक। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, और फिर नस्ल परस्ती की तरफ चली गई और फाशिज़म की तरफ चली गई। और जो सिंध का जो दही इलाका था, वहाँ की पॉलिटिक्स फिर भी सेकुलर, डेमोक्रेटिक हाँ। रही, एंटी आर्मी रही, एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही। और वही जो आपने एमआरडी की मूवमेंट, वन यूनिट की मूवमेंट, और ये कि वो एक ज़ुबान के बचाने की तहरीक है, और जो ये हमारी जो थी, क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन की लिस्टें जो है सिंधी ज़ुबान में करने की, ये सारी तहरीकें देखें ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी और जो है सेकुलर और डेमोक्रेटिक वन थी। तो इन सारों में ये बात ज़रूर है कि कम्युनिस्ट और लेफ़्ट के लोग जो हैं, उन्होंने हर तहरीक के अंदर उन्होंने अपना रोल प्ले किया, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन वो मौजूद नहीं रहे। और वो अब मौजूद भी नहीं यही हाँ। सूरत अच्छा, है। मैं सिर्फ इसमें एक कन्फ्यूजन जो हमेशा मुझे रहती है वो सिर्फ ये बताएं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा ना कि ये अराउंड रीजनल या इंटरनेशनल एक वेव थी जिसमें माओ और प्रो रशियन डिविजन्स, फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो फिर वो जो नेशनल अवामी पार्टी में कुछ लोग चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ ले। लेकिन अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि वाज दैट प्योरली इंटरनल के यहीं से जो लोकल जो फोर्सेस या लोकल जो उनके प्रोपेलिंग थे फोर्सेस, मतलब कि भुट्टो साहब आ गए और फिर दूसरी जगह पर अवामी लीग वाले जो और ये बंगुल ये क्या कहते हैं बिजंजू साहब वाले और ये सारे, तो ये सारे थे, मतलब लोकल कोई इंस्पिरेशन थी या इंटरनेशनल भी उनके कोई मामला थे या देखिए, एस्टेब्लिशमेंट मतलब का वो रोल भी था उसमें? देखिए, लेफ्ट के जो लोग थे सारे, जो पॉलिटिकल उस टाइम के इरा के थे, भुट्टो साहब जब वापस आए, ताशकंद का जो मुआहदा हुआ उसके ख़िलाफ़ उन्होंने खड़े हुए, अयूब खान के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की। और 69 की बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसमें ट्रेड यूनियन, मज़दूर लेबर थे, हारी थे, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे, अयूब खान के ख़िलाफ़ मूवमेंट थी। उस उभार को तो लेफ़्ट ने किया, लेकिन भुट्टो साहब जब आए तो भुट्टो साहब के भाषानी पार्टी के लोगों से मिले थे, सीआर असलम और बाकी लोगों से लाहौर में आके मिले। उन्होंने कहा कि यकूम मई के जलसे में मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, ये कि मतलब उनका ये था। लेकिन ये कि जब उनको वहाँ जगह नहीं मिली, स्पेस नहीं मिली, तो उन्होंने अलग से अपनी फिर पार्टी बनाई। और वो सारा चंक जो था, मास जो था, वो एक उनको करिज्मेटिक लीडरशिप थी, वो बात कर सकते थे। उन्होंने बहुत सारी बात, पॉपुलर बातें भी की, बहुत अच्छी बात भी की, साथ में पॉपुलर बात। पॉपुलर इंडिया में देखिए, पंजाब के अंदर जो है एंटी इंडिया स्लोगन बहुत काउंट करता था, तो उन्होंने कहा 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, हम घास खा लेंगे, जंग लड़ेंगे, और ये बात की। और साथ में रोटी कपड़ा और मकान, उन्होंने कहा मिल मजदूर का, खेत किसान का, मुल्ला की जगह मस्जिद में, ये बात की। तो वो सोशलिज्म के साथ एक तो इंटरनेशनली भी था और लोकल भी इंस्पायरेशन थी। तो वो लोग, सारी जो मूवमेंट थी, वो सारे लोग जो है मासेस जो है भुट्टो साहब के साथ जाके जुड़ गए और उन्होंने उनके साथ खड़े हो गए। तो इस तरह से था। अच्छा सर, अभी जो मैं देख रहा था कि पार्शली यू वर एग्रीड अबाउट माई पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट अबाउट द करंट कंडीशन, लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स किस तरह से देख रही है? मतलब जैसे इंटरनेशनल इंस्पिरेशन हम आज देख रहे हैं, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और रशिया इंटरनेशनली हम देख रहे हैं, कहीं जाके कुछ ना कुछ कई मामला पे वो जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं। और अभी आपको लगता है कि लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स उसी तरीके से आगे बढ़ रही है किस तरह से, और कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? रशिया जो है नाउ इज़ नॉट अ सोवियत यूनियन, वो कोई सोशलिस्ट मुल्क नहीं है, इज़ अ कैपिटलिस्ट, इज़ अ इम्पीरियलिस्ट कंट्री। चाइना, बात चीज़ें उसकी अभी भी उसके अंदर सोशलिस्ट वो बाकी हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर इम्पीरियलिस्ट ही हो गया है। इम्पीरियलिस्ट का मतलब जो अपना कैपिटल कहीं एक्सपोर्ट करे और वहाँ की जो रॉ मटेरियल और वहाँ की रिसोर्सेज को वो टैप करे। वो पाकिस्तान में कर रहा है,
वो बलूचिस्तान में अगर कर रहा है, वो अफ्रीका में कर रहा है या दुनिया के किसी और मुल्क में कर रहा है, तो वो एज ए इम्पीरियलिस्ट जैसे एक पावर करते हैं, एग्जैक्टली वही कर रहा है। तो दुनिया में अगर ये लड़ाई भी है या दोस्ती भी है, तो ये कैपिटलिज्म के ही आपस की दोस्ती भी, आपस की दुश्मनी भी है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफ कोई बहुत प्रोग्रेसिव फोर्स खड़ी हुई है, एक तरफ कोई एग्रेसिव फोर्स है। अगर ट्रंप अभी सोवियत यूनियन रशिया के साथ दोस्ती कर रहा है, तो ये नहीं है कि कोई वहाँ पे पुतिन कोई सोशलिस्ट है, इज़ ए इम्पीरियलिस्ट। ठीक है, वो अपने मुल्क के अंदर लेफ्ट की कुव्वतों को मारता है, मजदूरों के साथ जुल्म करता है। उसने जो ये यूक्रेन की वॉर है, इज़ एन एग्रेशन, इज़ एग्रे ये इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ेलेंस्की की जो फाशिज़्म है उसकी भी सपोर्ट की जाए, ये भी मतलब नहीं है। मतलब वो नेटो में शामिल होना चाहता था, नेटो की ज़रूरत नहीं है। जब वारसा पैक्ट ख़त्म हो गया तो नेटो की फिर क्या ज़रूरत है? नेटो तो उसके जवाब में था, लेकिन वो बना रहे हैं और रूस के गिर्द हल्का तंग कर रहे हैं। तो ये तो दोनों तरफ से है। मतलब बाज़ औक़ात ये कि दो मुजरिम ही लड़ रहे होते हैं, तो आपको कहना पड़ जाता है कि दोनों मुजरिम हैं। तो ये दुनिया में इस वक़्त जो दोस्ती और दुश्मनी जो हो रही है, ये विद इन कैपिटलिज्म हो रही है, इसलिए कि इनके मुकाबले पे अभी कोई फोर्स अच्छा मौजूद नहीं है। नाज़िर साहब देखिए, मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे तो फिर तो ये क्या मतलब ये सारा वाज़ इट रियली जो कम्युनिस्ट एक थ्योरी थी, वाज़ इट रियली आइडियल? इट 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 मीन्स लाइक इट कुडंट बी द प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल तो फिर देखिए, ये इरा है, इंसानी तारीख जो है, इसके अंदर जो है, लेनिन ने जब रेवोल्यूशन किया था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, तो जब वो आके उतरा था मॉस्को में, तो उससे कहा ये रेवोल्यूशन कब तक चलेगा? उसने कहा ये 1 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी और 10 साल भी हो सकता है। तो ये इरा है एक ना पूरा, कि इनकलाबात, पेरिस कम्यून हुआ, वो 70 दिन रहा। उसके बाद जो है सोवियत यूनियन में और बाकी मुल्कों में इनकलाब हुए, वो 70-80 साल, 72 साल, 71 साल, 75 साल ये चले। लेकिन ये कि ये एक्सपीरियंसेस हैं। देखो, सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट ब्लॉक का ये पूरी इंसानी तारीख का पहला एक्सपीरियंस था कि ये मज़दूरों ने बाज़ाब्ता तौर पे इक़्तिदार और स्टेट अपने कब्ज़े में लिया और उन्होंने उसको करके दिखाया। 70 साल के अंदर दुनिया का कोई मुल्क, कि आप किसी मुल्क पे कब्ज़ा नहीं कर रहे, आप किसी मुल्क के वसाइल पे कब्ज़ा नहीं कर रहे, लेकिन आप 100% एजुकेशन कर देते हैं, औरतों को तमाम राइट्स दे देते हैं, आप जो है हेल्थ फ्री कर देते हैं, आप हर एक को घर दे देते हैं, कोई बंदा बेरोज़गार नहीं है, आप जो स्पेस में भी चले जाते हैं। इट्स अ लीप फॉरवर्ड। पूरी इंसानी तारीख के अंदर ये एक बड़ी लीप फॉरवर्ड थी और दुनिया की जितनी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी, कौमी आज़ादी की तहरीकें थी, सोवियत यूनियन उसके साथ खड़ा हुआ था, बग़ैर किसी शर्त के साथ। तो आप ये देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर तो पूरे यूरोप पे कब्ज़ा करने के बाद जो है वो मॉस्को तक पहुंच गया था। तो ये सोवियत यूनियन था जिसने 2.5-3 करोड़ लोगों की कुर्बानी दे के आज जो यूरोप है उसको फाशिज़्म से शिकस्त दी। उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन ये रेड आर्मी थी, ये जो मज़दूरों की, मेहनत कशों की जो फ़ौज थी, उसने शिकस्त दी उसको और ये ख़त्म उसको सारे को किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हर दौर के नए सवाल होते हैं, उसके नए जवाब हैं। लेकिन कैपिटलिज़्म जो है, अब आप ये देखिए, कैपिटलिज़्म आज भी जवाब नहीं दे पा रहा जो उसके साथ सवाल दरपेश है। वो गुर्बत नहीं ख़त्म कर पाया। उनके अपने जो हब है कैपिटलिज़्म का, वहाँ क्राइसिस है। मतलब ट्रंप जैसा बंदा बैठा हुआ है। हमें ये सिखाया जाता है कि ये सोशलिज़्म है जो प्लान्ड इकोनॉमी को करती है। ये जो बाउंड्रीज़ जो हैं, ये जो है स्टेट जो है, उसका काम नहीं है कि आप जो लोगों को बिज़नेस से रोकें। आज क्या हो रहा है? ट्रंप जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क पे, बांग्लादेश जैसे मुल्क पूरी पे दुनिया पे है। और यूरोप जैसे हाँ, ममालिक यूरोप पे अपने यूरोप दोस्तों के यूरोप ऊपर जो टैरिफ लगा रहा है, ये टैरिफ फिर क्या है? आप कहते हो कैपिटलिज्म जो है ये आज़ाद वो है, आप जो है मार्केट इकोनॉमी पे छोड़ दें, मार्केट तय करेगी कि क्या होना है। आप तो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे और आज जो है आप खुद वही काम कर रहे हो। आप पाबंदियां लगा रहे हो, दूसरे मुल्कों का माल आने नहीं देना चाह रहे, अपना माल जो है दूसरी जगह, दूसरे भी यही काम कर रहे हैं। तो कैपिटलिज्म का क्राइसिस अपनी जगह पे मौजूद है। अब मसला ये है कि जो लेफ़्ट है या कम्युनिस्ट है, मैं ये समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये अभी तक अपने आप को रेलेवेंट साबित नहीं कर सके, ना पाकिस्तान में, दुनिया में और जगह पे। रेलेवेंट कौन है? जो पॉपुलर बात करता है। मोदी रेलेवेंट हो गया है आज पाकिस्तान दुनिया में पूरा पाकिस्तान में, पॉपुलिज्म जो है, हाँ। पॉपुलिज्म। इमरान खान रेलेवेंट हो गया है, ट्रंप हो गया है, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, फ्रांस, ये राइट विंगर पॉपुलर ऐसे बात करने वाले, हवाई बात करने वाले पॉपुलर हो गए। लेकिन ये ईरा, मैं ये समझता हूँ, ये कंक्लूड होगा। इट विल टेक 5 और 10 ईयर्स और नई मूवमेंट्स यहाँ पे जन्म लेंगी, इसलिए कि कैपिटलिज्म का क्राइसिस है, ये बहुत तेज़ी के साथ शार्प हो रहा है और ये जो अभी जो टैरिफ का ये है, ये वॉर बढ़ेगी।
ये बार आगे मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो है, और ये ये भी तरफ जाएगी। और हाँ ये आपस में ये लड़ना जो है ये लोगों को एक नई इरा की तरफ लेके जाएगा। देखिए ट्रंप का जो यूफोरिया था, उसका जो करिश्मा था, वो 3 महीने 4 महीने में ही ज़मीन पे आ गया है, वो एक्सपोज हो गया पूरा। एक्सपोज हो गया। हाँ यही अगर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग जो बात करते हैं, वो भी ये लोग जो हैं, यहाँ बहुत सारे फाशिस्ट टेंडेंसीज आई हैं। देखिए बहुत पहले हमें कहा गया था, जो हमारे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिस्ट थे वो कहते थे कैपिटलिज्म में 2 ही रास्ते हैं, या तो आप एक प्लान्ड एक रेडिकल चेंज की तरफ जाएंगे, प्रो पीपल चेंज की तरफ, या फिर फाशिज्म की तरफ जाएंगे। और फाशिज्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं, वो आप अगर कराची में हम सिंध के लोग, हम सिंध में लोग ये देख चुके हैं, जो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो फाशिज्म थी वो हम देख चुके हैं। तालिबानाइजेशन या मजहबी गुरोहों का उभरना, लब्बैक का उभरना, इवन इमरान खान का उभरना, ये फाशिस्ट टेंडेंसीज़ हैं। इंडिया के अंदर मोदी का उभरना, अमेरिका के अंदर ट्रंप, और यूरोप के अंदर राइट विंगर। अभी जो जर्मनी का इलेक्शन हुआ है AFD, उसने सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई, फार राइट पार्टी, और वो फाशिस्ट पार्टी है। और ये पूरा ग्लोबल जो है ना, ग्लोबली वो हाँ। सारा, तो ये फिनोमेना ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए कि ये कैपिटलिज्म में इसका इम्कान मौजूद रहता है कि जब आप रेडिकल प्रोग्रेसिव फोर्सेस नहीं होंगी तो उनकी जगह कोई और लेगा। लेकिन ये कि नए हालात मैं समझता हूँ पैदा हो रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ पैदा हो रही हैं कि चीज़ों को दोबारा जो है एक बड़ी रेडिकल चेंज की तरफ जाएंगे। वो रेडिकल चेंज क्या है कि ज़राए मौजूद हैं। अभी भी कल परसों अखबार में आया हुआ था जो रिपोर्ट है कि तकरीबन 30% जो है बिलियनर्स, डॉलर्स में जो बिलियनर्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये कि लोगों की सरप्लस पैदा करने की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, मतलब इतना कुछ पैदा कर रहे हैं। इंडिया का हाल देखें सर, लेकिन मतलब ये कि गुर्बत अपनी जगह पे है, बेरोजगारी अपनी जगह पे है, मासेस इंडिया मासेस पावर्टी में जा रहे हैं। poverty। सिंध में आप ये देखिए पावर्टी क्या सूरत हाल है, जब ये आए सैलाब आए, किस तरीके से एक्सपोज हुई वो पावर्टी के लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। अभी स्टेट हम उनकी उसी को ही आपकी बात को एक्सटेंड करे जा रहे हैं, क्योंकि हमें असल में उसी पे ही आना था। फाशिज्म, कारपोरेट फार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं, और ये जो सिंध में कैनाल्स का इशू चल रहा है, मतलब ये आपका एग्जाम्पल, इट्स अ क्वाइट अ वेरी अपोजिट एंड एग्जैक्ट एग्जाम्पल दैट यू आर कोडिंग, कि हम मासेस को जो है ना वो भूखा जो है ना रख के चंद एक कंपनीज को जो है ना हम लाखों एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। उसकी वजह देखिए, मसला ये है कि जो लोगों के दुख है ना, वो एक वक्त में जाके फिर फटते हैं, वो रीजनिंग कुछ और हो जाती है। तो ये जो कैनाल का इशू है, लोगों का गुस्सा जो है वो इस शेप के अंदर निकल रहा है। वो गुस्सा ये है कि यहाँ 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप कह नहीं सकते कि लाड़काना में उन्होंने कोई बेहतर काम किया है, कराची में कोई किया है, या किसी और जगह पे लोगों की ज़िंदगियों में, उनके घरों में कोई बड़ी तब्दीली आई हो। सर आप अंदर सिंध में चले जाएंगे, आपको अफ्रीका और इस तरह के मामला में Exactly, मैं आपको बताऊँ, मैं जो जिस जगह भुट्टो साहब का मज़ार है उसके बाहर आप देख लें, रोड पक्का नहीं है। मैं आपको और उनका गांव देख लें, तो ये हमारे दोस्त बात कराची के दोस्त मतलब कि वो नेगेटिव बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ ये पूरे सूबे की ये सूरत हाल है, ये सिर्फ कराची की नहीं है। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग जो रूलिंग क्लास है ये मोस्ट करप्ट है। इनको ये है कि हमें कोई सवाल नहीं कर सकता, इसीलिए कैनाल पे ये चुप रहे, कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर ये चुप रहे, इसलिए कि उनको पता है जो उनको पावर देता है वो उसको खुश करना है। लेकिन जब लोग निकल आए हैं बाहर, सिंध का बच्चा इसके खिलाफ निकल के खड़ा हो गया। इज़ लाइफ एंड डेथ इशू। आप एक दरिया को मौत दे रहे हो, एक दरिया को आप मौत दे रहे हो, ये दरिया मर जाएगा। देखिए कोटरी से नीचे दरिया की मौत वाकई हो चुकी हुई है। 400 किलोमीटर का एरिया जो है इज़ अ डेड, सिंध इज़ डेड, 400 किलोमीटर पे डेड है। तो बाकी क्या रह गया है? अगर ये कैनाल्स बन जाएंगी तो ये मज़ीद डेड होगा। इसलिए डेल्टा ये दुनिया का 7वां बड़ा डेल्टा है, ठीक है। 9 लाख से ज़्यादा लोगों का रोज़गार था वहाँ पे थे। रेत उड़ती है, लाखों साल हज़ारों साल लगते हैं रेत को आने में, और वो फर्टाइल जो है डेल्टा बनने में आपने तबाह कर दिया। मैंग्रोव आपके तबाह हो गए। कोई 29 लाख एकड़ जो है, हेक्टर जो लैंड है वो समंदर बुर्द हो चुकी है, समंदर का पानी चढ़ गया। यहाँ तक सर्वे आया है कि ठट्ठा सजावल तक जो है समंदर के पानी के वो जो है वो मिले हैं उसके। मैं अभी एक जो वो पढ़ ये रिसेंट एक वो पढ़ा था, रिसर्च पढ़ा था,
उसमें 98 एकड़ पर डे जो है वो सी इंट्रूजन का रेट है, 98। ये रिसेंट रिसर्च की बात करें तो तो इलीट क्लास का रेट अभी ये विस्ता वेस्टा जो यहाँ बने हैं, फ्लैट्स बने हैं, इट वाज अ ग्रेवयार्ड, एक ग्रेवयार्ड थी क्रिक वेस्टर क्रेग जो है, वेस्ट, हाँ। इट वाज अ ग्रेवयार्ड। ये तारीखी एक हमारे जैसे मोहाग जिनको सिंधी में हम कहते हैं, ये वो थे। कोई नहीं बोल सकता यहाँ समंदर के अंदर मट्टी फेंक के आप ज़मीन क्लेम कर रहे हो और एलीट क्लास के लिए बनाया जा रहे हो। यहाँ 85 के बाद 1985 के बाद कोई भी प्रोजेक्ट जो है आम शहरियों के नहीं बना। मैं कराची के लिए, वरना केडीए हर 2 साल के बाद 5 साल के बाद आबादी के तनासब से अपनी स्कीम्स और फ्लैट्स निकालता था। 1985 के बाद से कोई नई स्कीम नहीं आई है। प्राइवेट आपने सिंध, आपने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, आपने बैरिया टाउन बना दिया, आपने डीएचए बना दिया, आप वेस्टा टाइप के ये कर लिया, आप समंदर को आप रिक्लेम कर रहे हैं। कल समंदर अपनी उस पे आ गया, एक्चुअल पे आ गया, तो इट विल बी अ डिज़ास्टर। आपने जो है ये 2 जजीरे थे, इन पे करने की कोशिश की, आपने मैंग्रोव्स काट दिए, आपने पूरा सिंध की तबाही की है। सिंध की तबाही में मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट मरकज़ शामिल है, उसमें सिंध की एलीट क्लास को अगर हम नहीं गाली देंगे, इनको बुरा नहीं कहेंगे, इनको मुजरिम नहीं कहेंगे, तो हम ये मुनाफ़कत करेंगे। ये हो नहीं सकता। सिंध के ऊपर जब कभी जुल्म हुआ है, सिंध के अपने हुक्मरान बाहर के साथ मिले हैं, इसके बगैर कभी भी नहीं हो सकता। सिंध के लोगों ने हमेशा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है। वो पूरी हिस्ट्री देख लें, वो बॉम्बे से अलग से लेने से लेकर आज कैनाल के मसले तक लोगों ने डेमोक्रेटिक पीसफुल मास मूवमेंट्स की है और फतह याब हुए हैं हमेशा। जिस तरह से हम देख रहे हैं नासिर मंसूर साहब, आप, मुझे तो आपकी बात से भी एक बड़ा मैं कोरिलेट कर पाया कि सिंध के जदोजहद का मिजाज ही अलग है, न पुरतशद्दुद न वायलेंट। आप 1 यूनिट के खिलाफ मूवमेंट देख लें, एमआरडी के खिलाफ ओपन मूवमेंट है, देख देखिए लें, ओपन एंड देखिए नट। वतन है ये, इस वतन में लोग आते हैं, एडजस्ट होते हैं, लोग उनको अपना हीरो बना लेते हैं। ठीक है, वो आप जितनी ज़ातें हैं, इसमें मेजॉरिटी ज़ातें जो हैं ये माइग्रेटेड हैं। तो इस ज़मीन के अंदर इतनी ताकत है कि इसके अंदर कोई ढाटकी बोलता है, सराइकी बोलता है, बरावी बोलता है, बलोचकी बोलता है, सिंधी बोलता है, सबको वो एक्सेप्ट करती है एज ए सिंधी कि आप ज़मीन है। ज़मीन के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो कोई भी ज़ुबान बोलता है, कोई वो भी हो, सिंधी है, उसकी हाँ। ज़मीन के साथ खड़ा होता है। और लोग जो हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट बाहर से नहीं, दिल के अंदर से करते हैं। इसलिए आप ये देखें, पंजाब के भी जो सूफ़ी हैं, भगत सिंह है, और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। शेख अयाज ने भगत सिंह पे क्या, ठीक है, आप बुल्ले शाह को करते हैं, आप वारिस को करते हैं, आप हबीब जालिब को करते हैं, आप फैज़ अहमद फैज़ को करते हैं, आप आसमा जहांगीर को झुक के सलाम करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो आप जब ज़मीन के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, आपकी लड़ाई उसके ख़िलाफ़ है। तो मैं बार बार यही बात कहता हूँ, जो सिंध के लोगों की हसासियत है, उसको पंजाब के इंटेलेक्चुअल्स को समझना चाहिए। आज की दानिश, जो पंजाबी दानिश का तकाजा ये है कि वो हबीब जालिब की तरह, फैज़ की तरह, इनकी तरह खड़े हो। ये बंगाल में जिस तरह हुआ, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, मैं हाँ वही पे ये इस पे आ रहा था, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, अभी तक वो कुछ नहीं कह रहे। अब तक वो सिर्फ आइन और कानून की बात कर रहे हैं कि आइन और कानून और वफाक की वो इकाई है, उनको साइल और वसाइल के ऊपर उनके राइट्स को तस्लीम किया जाए। आप नहीं कर सकते, आप करेंगे, मैं आपको बताऊं, जो आज वो बातें कर रहे हैं, कल अगर वो मानने पे आएंगे, वो उससे आगे निकल जाएंगे। लिहाजा जो करना है आज करें, आज और अभी करें। अभी अख्तर मैंगल जिस तरह निकले, आप बात कर सकते हैं, आप महारंग से बात कर सकते हैं। वो तो बात करने के ये लिए आ बात रहे हैं। करने को तैयार नहीं है ना। आपने बंगाल में भी यही किया, आज भी आपने इससे सबक नहीं सीखा। ये समझते हैं कि ताकत के जोर पे लोगों की मूवमेंट्स को दबाया जा सकता है, या लोगों के एस्पिरेशंस को दबाया जा सकता है। इट कैन नेवर हैपन, हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। आप ताकत से दबा लोगे, लेकिन नफ़रत को आप नहीं कम कर सकते। तो मैं इस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरी तौर पे पंजाब की जो रूलिंग क्लास भी है, और इंटेलेक्चुअल जो हैं, दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे लेफ्ट के दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि ये वो वक्त है जब अजान देनी चाहिए। बेवक्त अजान और बेवक्त नमाज जो है वो टकरे हैं। आज वक्त है कि वो लोगों के साथ खड़े हों, तभी लड़ाई को हम जीत सकते हैं। बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं हम। बलूचिस्तान जाफ़र एक्सप्रेस वाला जो इंसिडेंट होता है उसके बाद तो जल के उठता है, लेकिन हम देखते हैं कि यकमुश्त सिंध इधर से अपने राइट्स के लिए खड़ा है, बलूचिस्तान अपने हज़ारों कुर्बानियाँ दे के भी उनसे कोई बात नहीं की जा सकती। कौन है जो इस बात को समझ नहीं सकता? पावर का नशा, या हम अभी भी समझ रहे हैं कि हमें जो है वही आइडियोलॉजी वाला जो बेसिस है उसके नशे में क्या है? हमें व्हाट द
रीजन बिहाइंड अवर इग्नोरेंस? देखिए ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इनके जहन में एक बात बैठी हुई है, वो ये है कि मुहिब्बे वतन सिर्फ वो हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हालांकि पूरी जो हमारी लिबरेशन मूवमेंट है इंडिया की, उसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो जो भी है उसमें गांधी जी थे, जीएम साईं थे, गफ़ार खान थे, जिन्ना थे, नेहरू था, या जितने लोग थे, ये सारे कम्युनिस्ट थे, भगत सिंह थे, ये सारी जो मूवमेंट है इसमें देवर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। ठीक है, लेकिन ये जब मुल्क बन गया तो अब इन्होंने कहा कि हम हैं, हम इसकी नज़रियाती, हम इसकी ज्योग्राफी, हम इसकी वो करेंगे। ये कंसेप्ट ही गलत है। ये मुल्क लोगों से है, और ये मुल्क जो है ये वफाक है। इसके अंदर हज़ारों साल से सिंधी बसता है, पंजाबी बसता है, पश्तून बसता है, सराइकी बसता है, पठान बसता है। ये पाकिस्तान बनने से पहले से है। आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात को एक्सेप्ट करें। यहाँ बहुत ताकतवर हिस्टोरिकल ज़ुबानें हैं, कल्चर हैं। 5000 साल पुराना तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का कल्चर है। आप कैसे इसको छुपा सकते हैं 70 साल के उस पर, जिसकी कोई अभी खदोखाल नहीं है। तो आप एक ट्रू वफाक बनाएं। आर्मी को मैं ये समझता हूँ कि ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। लोग जितनी भी तल्ख बात कर रहे हैं, अगर वो जमहूरी अंदाज से बात कर रहे हैं, उनकी बात को आप सुने। कोई गैर, ज़मीन का कोई दुश्मन नहीं है, धरती का कोई दुश्मन नहीं है, आपको उनकी लैंड बात का से कोई दुश्मन नहीं सॉइल है, मतलब ज़मीन का हाँ। कोई दुश्मन नहीं है, आप उनकी बात सुने। महारंग क्या कह रही है आप ये देखिए। महारंग अपने इलाके से निकली, 1000-1500 किलोमीटर का फासला तय करके वो इस्लामाबाद गई। अगर वो इस हदूदर्ब को, इस जोग्राफी को नहीं मानती तो वो इस्लामाबाद नहीं जाती। आपने क्या किया? आपने उसकी तस्लील की। वो सिर्फ ये कहने आई थी कि मैं बलोच औरत इसलिए निकली हूँ, ये पूछने के लिए निकली हूँ कि हमारे मर्द कहाँ हैं। आपने उसके मुकाबले के डेडली क्रिमिनल को वाला के बिठा दिया। यही किया ना आपने। आपने उसको अगर आके प्रॉपरली आप बात करते, क्या इशू है? वो कहते भाई जो गिरफ्तार हैं आप बता दो, किसी पे केस है कोर्ट में डालो। जो आपने मार दिए हैं वो ट्रुथ रिकन्सिलिएशन आप वो बनाएं, इन कैमरा करें, लोगों को बता दें, लोगों को चैन आ जाए। समी अपने बाप को तलाश कर रही है, आप उसके तजलील करते हो। आप मारंग हम सत्य मैं हमने उनके लिए जुलूस निकाला, मुझ पे गद्दारी और बगावत और पता नहीं क्या क्या मुकदमे बनाए। 8-9 महीने वो भुगतते रहे। सब लोगों के साथ यही है कि हम इन ज़मीन के साथ जुड़े हैं, हमारी कमिटमेंट लोगों के साथ है। ये ज़मीन, ये लोग हैं तो ये वतन है। आपने पहले कहा हमें बंगाली नहीं चाहिए, हमें बंगाल चाहिए, वो नहीं रहा। आज आप यही काम जो है, आप सिंध के लोगों के साथ यही सोचते हो, यही बात आप बलूचिस्तान के लोगों से सोचते हो। ये गलत है। आप इसके पैराडाइम को चेंज करें। वो पैराडाइमिक चेंज ये है कि आप मुकालमा करें। मुकालमा बड़े बड़े मसलों को हल करेगा। आप डॉक्टर मालिक से बात करें, आप महारंग से बात करें, आप समी से बात करें, सिंध में जो लोग निकले हुए हैं इनसे बात करें। मतलब दरिया में पानी नहीं है, हमारी तबाही हो गई है। सिंध का सदरन सिंध जो है तबाह हो चुका हुआ है, ख़त्म हो चुका हुआ है। हमारी लाइफ माइग्रेशन हो रही है, लोग ख़त्म हो चुके हैं, लोग पागल हो गए हैं। आप कह रहे हो कि एक आबाद वतन को, एक आबाद ज़मीन को आप वीरान करके आप वीराने आबाद करना चाहते हो, जिसके लिए टेक्निकल सब लोग ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। चोलिस्तान में जो आप कर रहे हो ये नहीं हो। पानी कहाँ से लोगे? आपने पहले रैनी कनाल, आप कहते थे रैनी कनाल है, वो रैनी कनाल नहीं है, वो पूरा साल बहती हैं, वो रेगुलर हो गई हैं। वो फ्लड का कहते थे, वो नहीं है फ्लड। आप जो ये देखिए, ये लें ना पिछले 10 साल का डेटा कि कोटरी से नीचे कितना पानी गया है। मतलब आप जितना पानी चाहिए था उससे आधा भी नहीं गया है, आधा भी नहीं गया है। तो ये एक बड़ा क्राइसिस है। देखिए ये पानी आबी जारियत जो है, इसके खिलाफ आज लोग निकलें, ये एक्सटेंड भी बात हो सकती है। आज पानी पे खड़े हैं, आपकी ज़मीनों पे कब्जे की बात है, आप दें। आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करें, कॉरपोरेट की जगह से कोऑपरेटिव फार्मिंग करें, हारियों को ज़मीन दें। यहाँ खरबों अरबों रुपया जो आप लगा रहे हैं ये लगाएं, बेज़मीन हारियों को दें और उनको सिखाएं, टेक्निकल हाउनो दें, मैकेनाइज करें, उनको बीज भांड सब चीज़ें दें, तो आप ये खड़ी हो सकती है। लेकिन आप रूलिंग क्लास के लिए कर रहे हैं, आप एलीट क्लास के लिए कर रहे हैं। तो ये मुल्क जो है अब बुनियादी तौर पे ये एलिटिस्ट के लिए रह गया है, और एलिटिस्ट का एक होली अलाइंस हो चुका है। उन्होंने पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन आवाम के ख़िलाफ़ सब एक हैं।
जी नासिर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान के साथ बात नहीं की जा रही, और उनको अभी जैसे आपने BYC का जिक्र किया कि उनके लोगों के साथ जो है वो, लेकिन जो भी बात करता है ह्यूमन राइट्स की या इवन उनकी अपने जो बेसिक हुकूक है वो उसको वो कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है। लेकिन आखिर हम जा कहाँ रहे हैं फिर? व्हाट द डायरेक्शन वी आर गोइंग टू? देखिए, अगर जो हमारी सोसाइटी को आप अगर एक वेलफेयर सोसाइटी बनाने की बजाय आप सिक्योरिटी बनाने जाएंगे, तो आपको हर जगह पे आपको खौफ होगा। आप किसी को चौकीदार अगर है, वो उसके पास कोई भी आदमी आएगा, उसको खौफ होगा कि ये कोई कब्ज़ा करने आ रहा है, हमला करने आ रहा है या कोई चोरी करने आ रहा है। तो अगर पूरे 25 करोड़ लोगों को जो बात करते हैं, डाइवर्सिटी सोसाइटी है, इसमें मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ फ़िरके, हर चीज़ मुख्तलिफ़ है, वो लोग रह रहे हैं और आपस में बहुत पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। तो स्टेट को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक स्टेट जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो जो पॉलिसियाँ बनाती है। देखिए, यहाँ पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट में बात नहीं रखी जाती। आप ये देखिए बलूचिस्तान का कितना बड़ा इशू है, अख्तर मेंगल को आप बात नहीं करने देते। कैनाल का मसला है, आप पार्लियामेंट में बात नहीं करने देना चाहते, तो फिर लोग सड़कों पे आके बात करेंगे ना। ये माइंडसेट बदलना चाहिए, ये नहीं बदलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा नुकसान होगा कि इसको रिकवर नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि बाज़ औक़ात एक बखिया उधड़ता है ना, तो आप अगर उसको टाइम पे सिएँ नहीं या उसको ठीक नहीं करें, तो फिर पूरी कमीज़ या पूरे कपड़े को आपको दोबारा सीना पड़ता है। तो ये इस जगह पे, इस नहज पे नहीं ले जाएँ कि आपको फिर ये जो है इट शुड नॉट बी अ केमिकल चेंज। ये अभी तक तो फिज़िकल चेंज लग रही है कि आप इसको दोबारा अपनी असल शक्ल में ला सकते हैं। मतलब पानी है, वो बर्फ़ बन गई, या आप उसको भाप दोगे वो दोबारा पानी बन जाएगी, या पानी है तो उसको बर्फ़ बना सकते हो। लेकिन अगर कोई कपड़ा जल जाएगा, तो राख को आप दोबारा कपड़ा नहीं बना सकते। तो आप जो है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी को और जो ये बाकी जो चीज़ें हैं, इनको केमिकल चेंज की तरफ नहीं लेके जाएँ। आप केमिकल चेंज की तरफ लेके जाएँगे, तो फिर ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेंगी। अभी तो आप ये देखिए, जिस खित्ते में हैं, आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस जो है, आप कहते होंगे, आप कहते रहें, आप कहते रहते हैं, लेकिन कभी कोई प्रूफ नहीं करते, आप कहते रहते हैं। ठीक? असल मसला ये है कि आप डेविएट करते हैं जो इशू है, और उस इशू को डेविएट करने के लिए आप कैमोफ्लेज करते हैं। आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसको आपने कहा गद्दार है, जिसको आप ये कहते हैं गैर मुल्की एजेंट है, गैर मुल्की इशारे पे काम कर रहा है। कोई गैर मुल्की इस मुल्क के अंदर 99.9% लोग जो हैं वो नहीं करते। आप जितने मुहिब्बे वतन हैं, जो छावनियों में रहने वाले जितने मुहिब्बे वतन हैं, मैं ऑनेस्टली कहूँ कि हम सब लोग उनसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं। इसलिए कि हमें इस वतन, इस ज़मीन की हुब है, इसीलिए हमारा दिल जलता है। और हम उनको आने वाले वक्त के हम ये बात कह रहे होते हैं। मैं एक मिसाल आपको दूँगा, जब मुजाहिदीन को ये कहते थे कि ये इस्लाम के मुजाहिद हैं, ये कुफ़र के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, अमेरिका, यूरोप भी यही कहता था, हम उस वक्त ये कहते थे कि आप ये एक अफरीत को पाल रहे हो, कल ये आप पे हमलावर होगा। आज आप ये देखिए, इतने आपके 2 या 3 जंगों में लोग नहीं मरे, जितने जिन लोगों को आपने पाला उनके नतीजे में लोग मरे। आज आप उनको ख्वारजी कह रहे हैं, आप कह रहे हो, लेकिन आप कहीं ये बात खड़े हो कि नहीं कहते हाँ हमने ये गलत किया था। आपने गैरों की लड़ाई लड़ी, आपने अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरबिया, उनकी लड़ाई लड़ी। तो किसने लड़ी गैर मुल्कियों की लड़ाई? पाकिस्तान के लोगों ने नहीं लड़ी। पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सिवाय चंद एक को छोड़ के, जिनकी लोगों में से नहीं थी, वो एक ही बात कहते थे कि ये अफ़गान वॉर आप मत करें, ये उधर की आग है, ये यहाँ तक भी पहुँच जाएगी। आपने पूरे अफ़गानिस्तान की पूरी नस्लों को तबाह कर दिया, तो वो आज आप उसका नतीजा भुगत रहे हो। तो प्लीज़, आप जो लोग बात करते हैं, नहीं, मैं गद्दारों के लिस्ट जब हम दायर करते हैं, अभी तो बहुत सारे लोग जो है ना कहते हैं यार गद्दार, तो फिर हम जब शुरू करते हैं फातिमा जिन्नाह से लिस्ट शुरू होती है, जो है ना, फिर वो जो बोलता है वो गद्दार। नहीं। अब ये जो तारीख जब वाज़ेह कर रही है मंसूर साहब, तो जो लोग अपने मतलब रियल में जो पाकिस्तान के पैट्रियटिक जो लोग थे, उनको हमने गद्दारों के लिस्ट से शुरू किया। GM सैयद, मैं ये कह रहा फातिमा, हूँ, ये तो चलो वली आपके खान, नहीं, फातिमा मसला ये है हाँ, कि जिन लोगों को आपने खुद पैदा किया, हाँ, मतलब आप, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप जिनको आपने इन लोगों के मुकाबले पे पैदा किया, आपने उन्हीं को फांसियाँ दी, आपने उन्हीं को जिलावतन किया, आपने उन्हीं को जेलों में डाला और डाल रहे हैं, है ना सही ये? कह रहे हैं। मतलब आप खुद पैदा करते हो,
फिर जब वो इंसान बन जाते हैं, ठीक बात कर रहे होते हैं, आप उनको भी इबरत का निशान बनाते हो, वो हमारे सामने है। तो ये फैक्ट्रियाँ बंद करें आप छावनियों में हैं, आप रहें, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी ज़रूरत है, आप आइन में जो आपको लिखा हुआ है आप उसके मुताबिक काम करें, ये मुल्क दिनों में ठीक हो सकता है। अभी भी मतलब उम्मीद बाकी, हाँ नहीं है, इसलिए कि यार मैं आपको बात बताऊं, जब तक अल्टरनेट फोर्स नहीं है ना, तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे दोस्त इससे मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये जो अगर ये बिखरती है कोई चीज़, आपने शाम में देखें, लीबिया में देखें, आप सूडान में देखें, बाकी जगहों पे देखें, जब अल्टरनेट उससे ताकतवर फोर्स उसको संभालने वाली नहीं होती, तो सफ़र आम लोग करते हैं। पैसे वाले फिर जो हैं वो अमेरिका चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, यहाँ अपने सेव हाउसेस बना लेंगे, मरेगा फिर गरीब आदमी, माइग्रेशन फिर गरीब आदमी करेगा। तो ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए। लोग आपसे, वो एक शेर है कि कल शायद मैं भरपूर बगावत कर बैठूं, आज जो बातें बतर्ज जमहूरी करता हूँ। जमहूरी करना, मतलब लोग, आप जब फिर ये देखना, ये शहर एक दिन मोर्चा बन जाएगा। आप लोगों को मोर्चा बंद करना चाहते हैं। बलूचिस्तान की बड़ी मिसाल है। जो लोग इस ज्योग्राफी के अंदर बलोचों के राइट्स चाहते हैं, आपने उनको डिग्रेड कर दिया, डिसरिस्पेक्टफुल कर दिया। आपने सरफराज भुगटी जैसा आदमी, मैं बहुत क्लियरली कहता, ये जैसे लोग जो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जल सकते, जो ड्रेडली, जिनके खिलाफ लोगों के अंदर नफरत भरी हुई है, आपने उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया है। तो लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं कि या तो छावनी के साथ खड़े हो या फिर पहाड़ वालों के साथ खड़े हो। बीच का सारा एरिया आपने तबाह कर दिया। बीच का पूरा एक वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, पूरा आपने वो डायस्पोरा, जो पूरा एक वो है, एक लोगों की ओपिनियन है, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हो। मतलब मारंग है, वो एक पॉलिटिकल बात कर रहे, आप कह रहे नहीं जी वो BLA की है। यार वो क्या रही है? वो यही कह रही है ना, जो लोग गिरफ्तार हैं उनको छोड़ा जाए, बात करें उनके साथ ना, डायलॉग करें। आप डायलॉग करें। और ये नहीं करेंगे, नहीं कर रहे, तो रेत जो है या मट्टी जो है पाँव के नीचे से तेज़ी से सरक रही है। जब हम यंग थे, या हमारे साथ जो लोग थे, हम 79-78 में भी हम ये कह रहे थे, जब अफ़गान रेवोल्यूशन को जब नाकाम किया गया, सौर इनकलाब को, यहाँ पे कैंप बनाए आपने, और आपको ला के डॉलर और वो देते थे, और लोग जाके जिहाद करते थे। हम उस वक्त भी ये बात कहते थे कि ये मत करो, और उसका नतीजा आपने देखा आज क्या हो रहा है, कि हमारे बच्चे, हमारी मस्जिदें, हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल, इबादत गाहें, ये महफूज नहीं, इवन छावनियाँ महफूज नहीं। कोई आर्मी का जनरल जो है रिटायरमेंट के बाद जो है, बड़ा नामी ग्रामी जनरल पाकिस्तान में नहीं रहता। हमसे तो कोई खौफ नहीं है, किससे खौफ है? तो ये इसको रोका जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट मौजूद है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, सेनेट है, आप बात करें। आप लोगों को, मैं पंजाब के दोस्तों को, जो इंटेलेक्चुअल हैं, लेफ़्ट के दोस्त हैं, मैं उनको कहता हूँ, सहाफ़ियों को कहता हूँ कि वहाँ से पूरे लोगों का एक लेके जाएं बलूचिस्तान, वहाँ लोगों की बात सुनें। आप सिंध में लोगों के लेके आएँ, लोग ओपन हार्टेड हैं। हम आपको डेल्टा पे लेके जाते हैं, हम कारोछन और इस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ हमारे गांव जो हैं समंदर बुर्द हो गए हैं। लोगों को बताते हैं, लोगों की ज़मीनें कैसे तबाह हो रही हैं, वो लोगों को बताते हैं। फिर आप हमारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके जाएं, फिर जो बाकी लोग उनके बारे में कह रहे हैं, या बलूचिस्तान या सिंध के बारे में कहते हैं, फिर एक जो है आप तजिया करें। एक कहते हैं कि एक न्यूट्रल ओपिनियन, आप आते नहीं हो, आपको जो फीड किया जा रहा है वो कर रहे हैं। तो जब आप जो है जुर्म के साथ खड़े होंगे, चाहे आप जितने भी, आप जिसको आप कह सकते हैं कि उस लड़ाई का या उस जो जुर्म होने का बराह रास्त हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इंटेलेक्चुअली उस जुर्म के साथ हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट वन। देखिए, आप लोगों को मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं कहीं पे भी हमने जो मज़दूरों का कत्लेआम हो रहा, हम बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। ये मज़दूर दुश्मनी जो है, ये कोई भी कौमी आज़ादी की तहरीक जो है, वो आम जो नहते मज़दूर हैं, जो काम करते हैं, वो कोई भी ज़ुबान बोलते हैं। मेजॉरिटी उसमें अभी जो मारे जा रहे हैं वो सराइकी स्पीकिंग है, पंजाबी बहुत कम जाता है, ठीक है, लेकिन पंजाब से हैं। सिंध के लोगों को ये, और पश्तून जो हैं वो जाते हैं, उनको मारा जा रहा है। लेकिन इसकी ये कंडोन नहीं किया जा सकता, ये काबिल मुज़म्मत है, हम कभी भी उसकी सपोर्ट। लेकिन आप देखें, इसको पूरे होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, जारे जो है ना, वो तय करता है कि मजरू जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करे।
हमेशा इंसानी तारीख में ये आम लोग वो सब पीसफुल होते हैं, ये थियोरिटिकल बात है, वो पीसफुल होते हैं, लेकिन आप उनको मजबूर करते हो कि आप जो है उस तरफ जाएं। आप पीसफुली चीज़ों को नहीं हल करेंगे तो आप ऐसे रास्ते बंद करते नहीं, जाएंगे, आज अब करते जाएंगे। कामरेड हम वही आते हैं कि अब आखिरी वही एक ओपिनियन आपका, सिंध की तहरीक मिजाजन जो कैनाल की तहरीक है वो एमआरडी के बाद आप क्या देख रहे हैं, एक बड़ी तहरीक या है। देखो बहुत बड़ी तहरीक है, लेकिन मैं इस पे मैं एक बात ये कहता हूँ, आपने कालाबाग डैम रोक लिया, नहीं बना, ये कालाबाग डैम की दूसरी शक्ल है, ये भी पानी की चोरी है। आप फिर रोक लिया, फिर 20 साल के बाद कोई और मसला आएगा। मसला सिंध का सबसे बड़ा ये है कि सिंध में एक अल्टरनेट मुतबादिल पॉलिटिकल फोर्स मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो मुतबादिल फोर्स है वो इससे रेग्रेसिव है। उसमें बाज़ लोग ऐसे हैं वो जो है जिन्होंने कालाबाग डैम की सपोर्ट की थी, वो लोग हैं जिन्होंने मिलिट्री रिजीम्स की सपोर्ट की थी, वो लोग हैं जिनके खून से हाथ रंगे हुए हैं लोगों के, नस्ली बुनियादों पे, इलाकाई बुनियादों पे, मजहबी तंजीम है। तो लोग सिंध के लोगों के लिए मुतबादिल बनाना बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ी मूवमेंट है, ये अगर पॉलिटिकली चैनलाइज नहीं हो जाएगी, हाँ। एक पॉलिटिकल एक अल्टरनेट में, मैं ये समझता हूँ ठीक है हम फतह याब होंगे, हम एक जो एक पहले ये हो रहा था कि 10-12 साल से कि सिंधी समाज जो है ये डेड हो गया हुआ है, डेड हो गया ये था, डेड बिल्कुल, है। हाँ। उन्होंने साबित किया नहीं, वो देख रहे थे, गुस्सा था, वो गुस्सा चैनलाइज हुआ है, लेकिन इसको मजीद चैनलाइज करने की जरूरत है। आपको याद होगा बैरिया टाउन के खिलाफ बड़ी मूवमेंट हुई, हाँ, वो बोल, कहाँ हाँ। गई, फिजल आउट हो गई। कालाबाग डैम के खिलाफ मूवमेंट थी, हमारे जहनों में है, सब कुछ है, लेकिन फिजल आउट, उसका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन नहीं बनी। तो मेरा एक ये सवाल हमेशा अपने आप से भी है, क्योंकि मैं पार्ट एंड पार्सल हूँ सारी मूवमेंट का, कि हम इसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे एक बड़े इशू के साथ, क्योंकि सिंध का इशू सिर्फ पानी का नहीं है, ज़मीन का इशू भी है, सिंध का ऑटोनमी का इशू भी है, सिंध के साथ रिलेटेड और बहुत सारे बड़े इश्यूज़ हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है हमें किस तरीके से एज ए वफाकी इकाई के तौर पे हमारे जो राइट्स हैं वो हमने किस तरह ले लें। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ही हो सकता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। ये हम निकलेंगे एक वक्त में, ये फिजल आउट हो जाएगा। थैंक यू सो मच कामरेड फॉर योर थैंक टॉक। यू।